हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल भार्गव। मैं आपको सीए फाउंडेशन की मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। आप लोग सब सीए के कोर्स से फैमिलियर हो, सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ये भी मालूम है ही कि अपने पास 4 पेपर्स हैं, उसमें से 2 पेपर्स तो अपने सब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं और 2 सब्जेक्ट्स अपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं। तो हमारा जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक पेपर है, इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 3 आपके पास पार्ट्स हैं। मैक्स ये 40 मार्क्स का है। सेकंड जो पार्ट है स्टैट्स, ये भी आपके 40 मार्क्स का है। एंड रीजनिंग पोर्शन आपके 20 मार्क्स का है। तो टोटल हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, बहुत स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और रैंक के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको रैंक लानी है तो आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर है दोनों, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में लगभग सबके सेम मार्क्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में यदि आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप रैंक आप लाने के आपके चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे पास जो 100 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 आवर्स मिलते हैं। टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 आवर्स मिलेंगे। अब बेटा, आप लोग जो 12th क्लास तक पढ़ते आए हो, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो। आप लोग जो पढ़ते हुए आए हो सब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ते आए हो। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो अभी मेथड है उसके मार्क्स नहीं होते हैं, यहाँ फाइनल जो आंसर है उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 2 आवर्स हैं। इट मीन्स यदि इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ओनली 120 मिनट्स हैं 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। और यदि हम 100 का डिवाइड कर दें 120 मिनट्स में, तो 1.2 मिनट पर क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ओनली 1.2 मिनट्स हैं। और यदि इसको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो 72 सेकंड्स है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको अब अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमें रीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, सॉल्व करना है, और थर्ड पार्ट क्या है, उसको OMR शीट पर फिल करना है। ये 3 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन आप जब रीड करेंगे तो उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। हर क्वेश्चन कोई लेंथी भी होता है, कोई लंबा भी क्वेश्चन होता है, कोई छोटा सा भी होता है। हम ऑन एन एवरेज ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन को रीड करने के लिए हमें 22 सेकंड्स चाहिए। ठीक है, रीड भी करना है, समझना भी है उसको हमें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इफेक्टिवली 50 सेकेंड्स अब बचे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और OMR पे फिल करने के लिए भी हमें 5 to 10 सेकेंड्स चाहिए होते हैं। हम 5 सेकेंड ले लेते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इफेक्टिवली 45 सेकेंड्स हुए। ठीक है ना, अब ये हमारे पास थोड़ा सा वेरी करता है कि यहाँ पर कितना टाइम लगा, इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो हमें कह सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इफेक्टिवली 40 to 50 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब इतने टाइम में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट मींस आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि आपकी स्पीड फास्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाएंगे, आप काफी सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे, और क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर वो हमारा लॉस है डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो बेटा स्पीड का ध्यान रखना है। तो जब हम यहाँ पर अपना जो ये पोर्शन पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम एम्फेसिस इस पे करेंगे कि हम क्वेश्चन को कितना फास्टली कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। मतलब अपन मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, और 40 मार्क्स का वेटेज है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, हमारे फर्स्ट चैप्टर में, मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है देखा जाए तो वो 3 डिफरेंट चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। रेशो प्रोपोर्शन एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है, इंडिसेस एक अलग चैप्टर है, और लॉगरिथम एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये इसको हमारे फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने क्या कर रखा है, समराइज कर रखा है। ठीक है,
तो हम जो फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे वो है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशो और प्रपोर्शन की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 3 to 4 क्वेश्चन का है। 3 to 4 क्वेश्चन हमारे पास इसमें से टॉपिक में से आ सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेशो और प्रपोर्शन से, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो अब रेशो में सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि व्हाट इज रेशो, रेशो है क्या, इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं हम रेशो को, क्या जरूरत पड़ी कि हम रेशो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशो जनरली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। हमें 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज में यदि कंपैरिजन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, रेशो का यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे सपोज ए और बी 2 पर्सन्स हैं, ए के पास 100 रुपीज हैं और बी के पास 400 रुपीज है, ठीक है। अब आपको ए और बी के अमाउंट में कंपैरिजन करना है, इनको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन जनरली हम किस टाइप से करते हैं, एक तो हम कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं कि बी हैव 300 रुपीज मोर देन ए, ठीक है। बी के पास ए से 300 रुपीज क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, डिफरेंस कैलकुलेट किया। हम 2 वैल्यूज का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कंपैरिजन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बी हैव 4 टाइम्स देन ए, ठीक है। तो यहां जो हमारे पास कंपैरिजन है वो टाइम्स में है, ठीक है। हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कितने टाइम्स है इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के हमारे पास ये 2 मेथड्स हो सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन यदि हम कंपैरिजन टाइम्स में करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू का कितने टाइम्स है, कितने गुना है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेशो कहते हैं। यदि हम रेशो कैलकुलेट करेंगे 100 और 400 में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 रेशो, ये रेशो का साइन है 400, ये अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ बी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 का डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 1:4, ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा है कि बी के पास ए का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। सपोज हमारे पास रेशो आता है किसी का 3:9, इट मीन्स हमारे पास जो भी वैल्यू है इसका कितने टाइम्स हो गया बेटा, 3 टाइम्स हो गया। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1:3, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो एक कंपैरिजन हो गया अपने पास। तो जब भी हम टाइम्स में कंपैरिजन करेंगे तो वो ही हमारे पास क्या है, रेशो है। तो रेशो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए बेटा। रेशो को हम डिफाइन करते हैं, रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर, रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 or more similar quantities, सिमिलर क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो ये रेशो है ये 2 और मोर सिमिलर क्वांटिटीज के बिटवीन कंपैरिजन है। रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। तो हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है ना। इसमें बेटा जो आप एग्जाम्पल है वो आप लिख लो डेफिनेशन के नीचे। अब ये तो हमने रेशो को डिफाइन कर लिया, ठीक है बेटा। अब रेशो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो साइन है वो ये कॉलन वाला है, A/B। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशो का। रेशो को हम और भी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B, ये भी रेशो का रिप्रेजेंटेशन है। और एक और मेथड है हमारे पास, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये A/B का मतलब क्या है, A/B। तो हमारे पास रेशो रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स हैं। इसमें से जो ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, इसका हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं अपने पास रेशो रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब हमारे पास रेशो में 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो हमने कहा हमारे पास जो ये रेशो है A/B, ठीक है। ये हमारे पास जो A है इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ रेशो, एंड B इज सेकेंड टर्म ऑफ रेशो, ठीक है। इनके एक दूसरे नाम भी हैं, एक को हम कहते हैं एंटीसीडेंट
और जो बी है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार आपसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैलकुलेट करा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपसे पूछे आपको दोनों चीजें, दोनों नाम याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास रेशो का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है बेटा सबको? अब हमने जो ये रेशो बेटा डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्कस किया, लेकिन इससे हमें रेशो की सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो इनको क्लियर करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट्स के डिस्कस करने के बाद आपको रेशो पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज रेशो। तो हमारे पास आप नोट डाल करके फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, बोथ क्वांटिटीज ऑफ रेशो शुड बी सिमिलर। Both quantities of ratio should be similar। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशो की क्वांटिटीज हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, सपोज हम रेशो कैलकुलेट करें ए और बी के बिटवीन। हमने कहा वेट ऑफ ए इज 50 किलोग्राम, मतलब हमने ए का वेट लिया और हम इसका रेशो बी के साथ कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि बी की हाइट ऑफ बी इज 6 फुट। तो अब हमारे पास जो ये क्वांटिटीज हैं ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, वेट आ रहा है, और यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, हाइट आ रही है। तो हाइट, किसी एक का वेट और किसी की दूसरे की हाइट को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, वो यूजफुल नहीं है, यूजलेस है वो। ठीक है, तो ऐसा रेशो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। यदि हम रेशो कैलकुलेट करेंगे ए और बी के बिटवीन, तो यदि हमने ए का वेट लिया है, ठीक है, तो हम बी का भी क्या लेंगे बेटा, वेट ही लेंगे। और यदि हम ए की हाइट लेंगे तो बी की भी क्या लेंगे, हाइट लेंगे। मतलब क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए। अब यदि हम इनके बिटवीन रेशो कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं इनका रेशो कितना है 50:6, तो ये मीनिंगलेस रेशो है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। यदि हमें रेशो कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए है उसका वेट 50 किलोग्राम है और सपोज बी है उसका वेट कितना है 70 किलोग्राम है, तो अब हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 50:70 हमारे पास रेशो आ जाएगा। यूनिट्स हट जाती हैं जब भी हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5:7। ये हमारे पास रेशो आ गया उनके वेट का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, अदरवाइज हम रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, इसको लिख लो बेटा आराम से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बेटा वो क्या है, सेकंड पॉइंट। जो भी हमारे पास रेशो की यूनिट्स हैं, रेशो में जो टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो करेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, यूनिट्स ऑफ रेशोज शुड बी सेम। यहां रेशोज का मतलब है जो टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। यदि यूनिट सेम नहीं है तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट नहीं आएंगे। इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ए के पास 5 रुपीज है और बी का जो अमाउंट है बेटा वो क्या है, 200 पैसे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों अमाउंट है, इट मींस दोनों क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, सिमिलर हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। अब सपोज हम इसी यूनिट में रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास रेशो क्या आएगा, 5:200। इट मींस 1:40। तो 1:40 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो बी है उसके पास जो अमाउंट है ए से वो 40 टाइम्स है।
तो ये तो अपने पास करेक्ट रिजल्ट नहीं है, बी के पास तो बल्कि कम अमाउंट है इसे, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि बी के पास अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और वो भी 40 टाइम्स है। तो ये हमारे पास जो रेशो हमने कैलकुलेट किया ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ रुपीज़ है और वहाँ पर क्या है हमारे पास पैसे हैं। यदि हमें रेशो कैलकुलेट करना है इनका करेक्ट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए एंड बी, ए के पास 5 रुपीज़ हैं, तो बी का जो अमाउंट है उसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 रुपीज़ हो गया। अब हम यूनिट सेम होने के बाद रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, 5:2, ये हमारे पास करेक्ट रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो भी यूनिट्स हैं आपके वो सेम होनी चाहिए। यदि यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो रेशो कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट आपने लिख लिया, इस एग्जांपल को भी लिख लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे है क्या। ठीक है, सपोज हमारे पास बेटा रेशो है 3:5। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेशो की बोथ टर्म्स में यदि हम कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे रेशो पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, रेशो ले लिया 3:5। अब इसकी बोथ टर्म्स में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने पर जो हमारे पास रेशो है वो क्या हो गया बेटा, 6:10। और 6:10 को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का डिवाइड जा रहा है, क्या आ जाएगा 3:5। तो देखो हमारे पास ओरिजिनल रेशो आ गया। तो हमने क्या किया, रेशो की बोथ टर्म्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने पर सिंप्लीफाई करने पर हमें ओरिजिनल रेशो मिल रहा है। इट मीन्स जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ये 6:10 आया था, और जो ये 3:5 है ये क्या है, इक्विवेलेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, रेशो हमारा एग्जैक्टली वही आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करें हम या डिवाइड करें रेशो की बोथ टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर, तो हमारा रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट जो एग्जांपल है इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, A/B इज इक्वल्स टू KA/KB। हमने बोथ टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर k मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने पर हमारा रेशो चेंज नहीं होगा कभी भी। और सेम आपके डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि रेशो की बोथ टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर डिवाइड कर दें तो हमारा रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है, रेशो एज इट इज बना रहता है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यदि हम दोनों नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करें तो क्या होगा, जैसे हमारे पास रेशो की बोथ टर्म्स हैं या 2 टर्म्स हैं, इनमें से किसी एक ही टर्म में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी देख लेते हैं हम। 3 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 5 में मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा बेटा, 6:5। मतलब रेशो परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम कभी भी इससे इस पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना, तो रेशो हमारा परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो अब आप आगे के रेशो में जो भी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशो की बोथ टर्म्स में तो हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक सिंगल टर्म में नहीं कर सकते। जैसे हम यदि ये कहना चाहें कि A/B, यहां पर तो हमने k मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अपने पास ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ये इक्वल का इनमें रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये दोनों क्या होंगे बेटा, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे आगे कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट क्या है कि हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये एडिशन में भी एप्लीकेबल होता है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई रेशो है 3:5, इसकी बोथ टर्म्स में हम कोई क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, सपोज हमने 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो रेशो चेंज होके आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 8:10। अब 8:10 को आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 4:5 आएगा। तो ये तो 4:5 आया, ओरिजिनली हमारे पास क्या था, 3:5 था, तो ये रेशो तो परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो रेशो की बोथ टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी हमारा रेशो परमानेंटली क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं हम बोथ टर्म्स में, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको यदि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट को यदि हम लिखना चाहें
तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए रेशो बी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस के रेशो बी प्लस के, ठीक है, और माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये अपने पास पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 हो गया। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये आगे कैलकुलेशन में यूज में आएगा, ठीक है। तो अपन ने बेटा रेशो से रिलेटेड डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो डिस्कस कर ली। अब अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन c, ये हमारे पास क्वेश्चन है और आपसे पूछना है कि फाइंड द रेशो बिटवीन x, y एंड z। x रेशो y रेशो z आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। हमने इनको k के इक्वल एज्यूम कर लिया। बोथ 3 वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है ना, सारी 3 वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसको हमने k के इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास x अपॉन a ये k के इक्वल है, y अपॉन b इज ऑल्सो इक्वल्स टू k एंड z अपॉन c ये भी k के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इंटू a, y इज इक्वल्स टू k इंटू b एंड z इज इक्वल्स टू k इंटू c। अब यदि हमें x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करना है तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें। x इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू kb एंड z इक्वल्स टू kc। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसमें k का डिवाइड जा रहा है तो k का डिवाइड कर दो, a रेशो b रेशो c, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। a रेशो b रेशो c, x रेशो y रेशो z हमसे कैलकुलेट कराया था, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस है अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हमारे पास हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर यदि ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया अपने लिए, ठीक है ना। तो अपने पास एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या है, यदि आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन हो तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि x रेशो y रेशो z इज इक्वल्स टू a रेशो b रेशो c, मतलब उनके नीचे जो वैल्यूज लिखी हैं वो ही क्या होंगी, उनका रेशो होगा। तो बेटा आप ये लिख लीजिए, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे बेटा इस पर हम यदि क्वेश्चंस देखें तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। इफ x अपॉन 3 इक्वल्स टू y अपॉन 5 इक्वल्स टू z अपॉन 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशो y रेशो z, ठीक है। तो आपके पास यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारे लिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x रेशो y रेशो z इज इक्वल्स टू 3 रेशो 5 रेशो 7। डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया, विद इन सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ओरली आप आंसर कर सकते हैं और ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो जिसको नॉलेज है, थोड़ी डीप नॉलेज है, वो तो क्वेश्चन कर लेगा, और जिसने सिर्फ इतना ही पढ़ा है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आपके क्या क्या चेंज करके क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू y अपॉन 7 इक्वल्स टू z अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशो y रेशो z, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें x का कॉफिशिएंट 2 आ गया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं या जो शॉर्ट मेथड सीखा है उसमें हमारे पास x, y और z इनका कॉफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो 1 है, y का मतलब क्या हो गया 1 इंटू वाई 1 इंटू z, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो आपको यदि अपना ये शॉर्ट मेथड जो हमने अभी अप्लाई किया था वो अप्लाई करना है तो इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा।
अब 2 को यदि हमें यहाँ से हटाना है तो हम क्या करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड कर दें हम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, तो ये इक्वलिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया है वही हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x/5 इक्वल्स टू y/14 इक्वल्स टू z/6। अब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में सबके कोफिशिएंट क्या आ गए, 1 आ गए। तो अब हम कह सकते हैं x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 5 रेशो 14 रेशो 6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। If 3x/4 equals to 2y/3 equals to z/2, then find the value of x ratio y ratio z। सेम वही पैटर्न है बेटा क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 3x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तो इनको भी हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। 3 और 2 यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। x/8 इज इक्वल्स टू y/9 इज इक्वल्स टू z/12। So x ratio y ratio z is equals to 8 ratio 9 ratio 12। ये हमारे पास आंसर है। तो अभी हमने इसी पैटर्न पे 2-3 तरीके के क्वेश्चन किए, सेम पैटर्न पे डिफरेंट थोड़ा सा चेंज करके हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। If x/3 is equals to y/5 is equals to z/7, ठीक है, then find the value of x plus 2y minus z upon z minus y। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका लॉन्ग मेथड तो वही है, इसको हम k एज्यूम कर लें, फिर x y z की वैल्यूज कैलकुलेट करें, फिर इसमें पुट करें। तो लॉन्ग मेथड से हमें क्वेश्चन नहीं करना है बेटा, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे पास टाइम की तो कमी है। तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, x की जगह डायरेक्ट 3 पुट कर दो, y की जगह 5 पुट कर दो और z की जगह 7 पुट कर दो। तो पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस y इज 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस z इज 7 अपॉन 7 माइनस 5। तो अपने पास ये 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 अपॉन 7 माइनस 5 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूड रेशो, ठीक है। कंटिन्यूड रेशो क्या होता है और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हम आप सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, कंटिन्यूड रेशो। अब हमारे पास जो कंटिन्यूड रेशो ये होता क्या है, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास 2 डिफरेंट रेशोज हैं, ए रेशो बी, suppose it is equals to 2:3 and second ratio is b ratio c, it is equals to 5:7। ये हमारे पास कुछ 2 रेशोज गिवन है। अब हम इन रेशो की हेल्प से केवल एक ही रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों रेशो को हम एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर दें। सिंगल रेशो मीन्स ए रेशो बी रेशो सी। 3 टर्म्स है हमारे पास, एक तो ए है, एक बी अपने पास कॉमन है दोनों में, और एक सी है। 3 टर्म्स हैं। तो इन 3 टर्म्स का हम एक सिंगल रेशो कैलकुलेट कर लें तो इसको ही बेटा हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशो कहते हैं, ठीक है ना।
टू डिफरेंट रेशो का यदि हम एक सिंगल रेशो कैलकुलेट करें तो उसको कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। कंटिन्यूड रेशो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास ये टू रेशोज गिवन है, इसमें कोई भी एक टर्म कॉमन होनी चाहिए। यदि कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, सपोज एक रेशो है ए रेशो बी और दूसरा रेशो होता है सी रेशो डी, फर्स्ट रेशो इज ए रेशो बी एंड सेकेंड रेशो इज सी रेशो डी, तो इनका हम कभी भी कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करने के लिए कोई एक टर्म कॉमन होना जरूरी है। हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं। अब अपने पास थ्री टर्म्स हैं ए बी एंड सी, तो कॉमन टर्म को आप मिड में लिख लो, ए बी एंड सी। अब देखो सबसे पहले हमें ए रेशो बी गिवन है, ए रेशो बी क्या है बेटा 2:3, तो 2:3 लिख दिया हमने। फिर हमें गिवन क्या है बेटा 5:7, बी रेशो सी, तो बी की वैल्यू 5 गिवन है और सी की क्या गिवन है 7। अब यदि हमें इनका कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है तो देखो ए की वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं, सी की 7 लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, बी। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ डिफरेंट है, 3 है और 5 है, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो हम 3 लें या 5 लें, ये हमारे लिए कंफ्यूजन हो गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इनकी वैल्यूज को सिमिलर बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रेशो है उसमें बी की, जो सेकंड रेशो की बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बी की जो फर्स्ट रेशो में बी की वैल्यू है उसको सेकंड रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम पढ़ ही चुके हैं, अभी हमने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी कि रेशो की बोथ टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक सिंगल टर्म को नहीं करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 10, 5 3 जा 15, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15:21। अब इसको देख लो बेटा, आप ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, बी इज 15, दोनों सेम हो गई वैल्यूज, एंड सी इज नाउ 21। तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी, ये आ गया बेटा 10:15:21। यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है आगे तो सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज इसको हम यही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो अपने पास प्रॉपर मेथड है, लेकिन इस मेथड के साथ दिक्कत क्या है कि एक तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, स्पेस आपके ज़्यादा ले रहा है ये, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, तो इसको हम शॉर्ट मेथड से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब अपन इसका शॉर्ट मेथड सीखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट मेथड से हम किस तरीके से कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब यदि हमें रेशो कैलकुलेट करना है कंटिन्यूड रेशो, तो हम 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ऑर्डर आपको याद रखना है किस ऑर्डर में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम नेक्स्ट इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है, एंड इन लास्ट हम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो हम इन 3 स्टेप्स में यदि वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा। तो हमारे पास देखो ए है, फिर नेक्स्ट रेशो क्या है, बी है, सेम है, तो एक ही जगह आएगा, फिर सी है अपने पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो 2 5 क्या हो गया 10। फिर नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 कितना हो गया 15, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, इन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 7 कितना हो गया 21। तो 2 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो डायरेक्ट हमारे पास रेशो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट मेथड है जो हमने अभी सीखा था उससे, तो आपको अब ये वाला मेथड यूज में लेना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स एन, उल्टे एन की शेप में। यदि आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, वो क्या है, हमारा फर्स्ट रेशो जहां एंड हो रहा है, फर्स्ट रेशो कहां एंड हो रहा है, बी पर, तो हमारा नेक्स्ट रेशो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। यदि ये बी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं बना पा रहे तो अपना शॉर्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये चेंज हो सकता है। Suppose x ratio y, it is equals to 11:3, and z ratio y is equals to
5:2। देन कैलकुलेट x/y/z, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर अपना शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि बेटा कि अपने पास ये रेशो कहां एंड हो रहा है, y पर, ये y से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है शॉर्ट मेथड की वो फुलफिल नहीं हो रही है, यहां पर y होना चाहिए था, ठीक है। तो y तो हमारे पास यहां प्रेजेंट है, लेकिन इसकी प्लेसिंग रॉन्ग है, तो इसकी प्लेसिंग को तो हम सही बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रेशो तो x/y है 11/3, और सेकेंड रेशो को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। y को इधर ले आएंगे, z को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास 5/2 से क्या हो जाएगा बेटा, 2/5 हो जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रेशो कहां एंड हो रहा है, y पर, सेकेंड रेशो कहां से स्टार्ट हो रहा है, y से, ये अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं x/y/z इज इक्वल्स टू, अब आपको टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है वो आपको याद हो गया होगा। किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, n, रिवर्स n की शेप में, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 11 2 22 रेशो 2 3 6 रेशो 5 3 15, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये अपने पास शॉर्ट मेथड हो गया, इसकी हेल्प से आप इजीली कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स एन की शेप आपको याद रखनी है। अब इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम सारे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जितने टाइप के पूछ सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं एग्जामिनर, वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे सब टाइप के, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन सारे टाइप के मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is 2/3 of B and B is 4/5 of C, then find the value of A/B/C। ये आपको कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट रेशो नहीं दे रखा, बल्कि रेशो किस में दे रखा है, लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है, तो इससे हम रेशो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ए किसके इक्वल है बेटा, 2/3 ऑफ बी, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इसमें आप बी को यहां नीचे लिया और नीचे ट्रांसफर कर दो, डिवाइड कर दो, A/B, बी को यहां डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम A/B कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने पास A/B, A/B का मतलब क्या है, A/B इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। और सिमिलरली हमें B किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने, 4/5 ऑफ C, यहां C का डिवाइड कर दो बेटा, B/C इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो B/रेशो C आपके पास आ गया। अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A/B इज इक्वल्स टू 2/3 and B/C is equals to 4/5। तो देखो हमारी कंडीशन क्या है, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, सेम है, तो हम A/B/C कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 2 क्या हो गया 8, 4 3 12 एंड 3 5 15। रिवर्स उल्टे n की शेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 8/12/15, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है क्वेश्चन का, वो किस टाइप का है, देखिए। सपोज आपको गिवन है 3A इज इक्वल्स टू 4B एंड 2B इज इक्वल्स टू 5C, देन कैलकुलेट A/B/C, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, A/B को लिख लेते हैं 3/4, तो ये 3/4 नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। A यहां पर है ही, B का हम डिवाइड करते हैं, A/B आ जाएगा, 4 अपने पास एज इट इज है, और 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो A/B आया है, ये क्या आया है बेटा, 4/3। तो ये अपने पास जो A/B है, ये किसके इक्वल है, 4/3। उल्टा चलना है आपको इस तरीके से, ठीक है। सेम यहां पर यही करना है। सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा, B/C इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो अपने पास आ गया B/C इज इक्वल्स टू 5/2। अब देखो ये B सेम है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं A/B/C इज इक्वल्स टू 4 5 जा कितना हो गया 20, 5 3 जा कितना हो गया 15, और ये क्या हो गया बेटा अपने पास 6। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 20/15/6, ठीक है। तो ये अपने पास कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करने के मेथड्स हो गए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। हर क्वेश्चन में अपन अब शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े तो मॉडिफाई कर लेंगे। तो अपने पास ये कंटिन्यूड रेशो हुआ 2 रेशो का, ऐसे 3 रेशो का भी कंटिन्यूड रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो बेटा एक बार, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चंस कर लो, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।